जम्मू में जिस जगह पर बिग बाजार हुआ करता था सिटी स्क्वायर मॉल में, वहीं पर अब स्मार्ट बाजार खुल चुका है रिलायंस का। जिस समय पहले रिलायंस के स्टोर्स जम्मू आने वाले हैं इस तरीके की खबर चली थी, तो अलग अलग जगहों से जो है वो रिबटल भी आ गया था कि नहीं, ऐसे कोई स्टोर जो है वो एकदम से जम्मू में खुलने नहीं वाले हैं। लेकिन अब रिलायंस का स्मार्ट बाजार जम्मू में खुल चुका है और यहाँ तक कि उन्होंने डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिए हैं और ये कहा भी है कि आप वहां से परचेज करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिला करेगा। लेकिन इसको लेकर जम्मू के जो अलग अलग कारोबारी हैं या जो जम्मू की कारोबार के साथ जुड़ी हुई एसोसिएशंस हैं, उन्होंने एजिटेट करना शुरू किया है। उसमें चाहे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो या वेयरहाउस एसोसिएशन हो। वेयरहाउस एसोसिएशन ने आज भी जो है वो धरना प्रदर्शन भी किया इसी चीज को लेकर कि ये जो स्टोर जो हैं वो जम्मू में क्यों आ रहे हैं। वेयरहाउस एसोसिएशन के ही अध्यक्ष मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, दीपक गुप्ता जी। इनसे बात करते हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्टोर जम्मू में खुला है अब स्मार्ट बाजार, आखिर इस स्मार्ट बाजार के खुलने से जम्मू के कारोबारियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ऐसा है कि जब आपको पता है कि अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं और जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि ये स्टोर जो है नहीं खुलेंगे, लेकिन आज स्मार्ट बाज़ार खुला है और आज जो है हमने वहाँ प्रदर्शन किया है और एक तरफ से सरकार को हमने मैसेज दिया है। होता क्या है कि ये जो मल्टीनेशनल स्टोर्स होते हैं और ये जब किसी शहर में आते हैं तो उसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इसका सीधे प्रभाव जो है छोटे कारोबारियों के ऊपर पड़ता है। हमारा मात्र 1.25 करोड़ की आबादी वाला छोटा सा शहर है और उसमें जो है गली मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें हैं और वो दुकानें कौन सी हैं जिन्होंने अपने घर में गिरवी रखा के पैसा लिए हुए वो कारोबार कर रहे हैं। किसी ने अपने गोल्ड जो गिरवी रखा के हुए पैसा रखे हुए काम कर रहे हैं। ये वो लोग व्यवसाय हैं। अब ये मल्टीनेशनल अगर ब्रांड जो है हमारे जम्मू में आएंगे तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे कारोबारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। गली मोहल्ले के जितने जितने भी कारोबारी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। 1 साल इनकी प्लानिंग थी पहले कि ये 100 स्टोर जो है पूरे प्रोविंस जम्मू प्रोविंस में खुलेंगे और श्रीनगर में नहीं खुलेंगे और सरकार ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि जो ये स्टोर जो है नहीं आएंगे। लेकिन अब चोरी छुपे, मैं कहूँगा चोरी छुपे सरकार ने इनको लाइसेंस दिया है और चोरी छुपे जो है जो पहला स्मार्ट बाज़ार जो है इन्होंने बिग बाज़ार की जगह, पहले बिग बाज़ार था, आज वहाँ ओपनिंग हुई है और हमने जोरदार प्रदर्शन किया है, एक संकेत देने की बात की है। हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी जब तक ये स्मार्ट बाज़ार बंद नहीं होंगे। हम ये स्मार्ट बाज़ार जो है बंद करवा के रहेंगे। लेकिन दीपक जी, जहां पर ऑलरेडी बिग बाजार था, अब बिग बाजार है, बिग बाजार में भी उसी तरीके से राशन भी बिकता है, बाकी सामान भी बिकता है, बिग बाजार में भी डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। या जम्मू में देखा जाए तो विशाल मेगा मार्ट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, या अन्य कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी चेन्स ऑलरेडी भी काम कर रही थी, उनसे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। अब उसी बिग बाजार की जगह स्मार्ट बाजार खुला है, जगह भी वही है, लोकेशन भी चेंज नहीं हुई है। पहले बिग बाजार हुआ करता था, अब स्मार्ट बाजार है, तो स्मार्ट बाजार से इटसेल्फ दिक्कत क्या है? देखो, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये काफ़ी डिस्काउंट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं कि डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। ये एमआरपी कौन लगा रहा है? एमआरपी वही लोग लगा रहे हैं जो रिलायंस की कंपनी के हैं। जो एक्चुअल कास्ट है, अगर मैं अपने कोई आइटम की आटे की बोलूं कि अगर आप आटे की उसकी एमआरपी 40 रुपये है तो ये अपने ब्रांड का आटा है उसकी एमआरपी 50 रुपये करेंगे और डिस्काउंट जो है 5% दे देंगे। ये एमआरपी बढ़ा देते हैं। आप देखो, इन्होंने मात्र 3 आइटमों पे, मैंने भी पूरा चार्ट पढ़ा है इनका, इन्होंने मात्र 3 आइटमों पे फोकस दिया है। एक तो शुगर है, वो 9 रुपये किलो की है, ये उनको मिलेगी जो 1500 रुपये की शॉपिंग करेगा। आप सीधे ये नहीं कह सकते आप मेरे को 10 किलो चीनी दो 9 रुपये के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात हो रही है, हमारे जम्मू के लोगों का भला हो रहा है, तो हम भी इनके साथ देंगे। हम भी बोलेंगे आप 100 स्टोर और खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जब आप सामान लेने जाते हो, आप मेजर 2 या 3 आइटमों के आपको रेट पता होते हैं। जहाँ आटा का रेट पता होता है, जहाँ आलू का रेट पता होगा, जहाँ प्याज का, जहाँ चीनी का।
ये 4-5 आइटमों पे फोकस होता है हर एक का, वो उसी को इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है। और बाकी आप रेट देखें, बाकी रेट उनके सारे महंगे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये बहुत बड़ा हब है, ये बड़ा देश और विदेश में इनके नेटवर्क हैं। रिलायंस वो ग्रुप है जो जिनके पास आप एयरपोर्ट के काम है, आपके पास गैस पाइपलाइन है, जियो का देश और विदेश में नेटवर्क है। जब इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा कारोबार कर रही है और जम्मू के छोटे से शहर में आके आप एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर आप आटा भी बेचोगे, चावल भी बेचोगे, दवाइयाँ भी बेचेंगे, कपड़े भी बेचेंगे, स्टेशनरी भी बेचेंगे, मेडिसिन भी बेचोगे, बियर और वाइन भी बेचोगे, तो फिर बाकी दुकानदार कहाँ जाएंगे? अगर सारे इंस्टीट्यूशन यही सारे काम जो है इनको सरकार देगी, तो बाकी जो गली मोहल्ले के दुकानदार है जिनको सरकार अगर नौकरी नहीं देती है, वो अपने रिश्तेदारों से पैसा थोड़ा इकट्ठा करके गली मोहल्ले में एक दुकान खोलता है, वो व्यवसायी कहाँ जाएगा? उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारी जम्मू की जनता जो है वो समझदार है। आप देखना 10 दिन के बाद रिलायंस में कोई नहीं आएगा। नया नया जब भी कोई रिलायंस खुलता है उसमें लोग जरूर आकर्षित होते हैं। आप बताओ, ऑनलाइन जितने भी लोग दवाइयाँ मंगा रहे हैं अब सारी डुप्लीकेट पाई जा रही है, उनकी कौन चेकिंग कर रहा है? इनकी एमआरपी कौन चेकिंग करता है? हमारे वेयर हाउस में आप सीएपीडी के डिपार्टमेंट चेकिंग करने आ जाते हैं क्या? इनके हाउसेज में सीएपीडी डिपार्टमेंट जो है जाते हैं? ये एमआरपी का काम किसका है चेक करने का? ये एमआरपी का काम है सीएपीडी डिपार्टमेंट का। जो एमआरपी ये लगाते हैं, क्या ये एमआरपी सही है या नहीं है? लीगल मेट्रोलॉजी का काम है, जो आपकी आइटम है वो वेट के अनुसार वो पूरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। फूड सेफ्टी का काम है, क्या ये क्वालिटी जो इंश्योर है जो खिलाई जा रही है कंज्यूमर को, ये वाकई वही क्वालिटी है, खाने के लायक है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, एक बड़ा मगरमच्छ पूरी छोटी मछलियों को खा जाएगा, क्या ये हमारी संस्कृति है? लेकिन दीपक जी, रिलायंस की, क्योंकि आपने ब्रांड की जिस तरीके से बात की कि ब्रांड बहुत बड़ा है, समझना चाहूंगी कि आपसे कि अगर आप जम्मू में ही देखें तो ट्रेंड्स के अलग अलग शोरूम भी जो है वो खुले। ट्रेंड्स में आपको कपड़े मिलते हैं, उसमें भी उन्होंने उसी तरीके का डिस्काउंट का मैकेनिज्म रखा हुआ है कि 3000 की अगर आप शॉपिंग करते हो तो इतना ऑफ, 6000 की करते हैं तो इतना ऑफ। लेकिन आम व्यक्ति जो शॉपिंग करने के लिए जाता है वो तो अपनी जेब के हिसाब से ही खर्चता है, यही सोचते हुए कि किसी को अगर कोई चीज पटेल बाजार में 200 की मिलेगी और वहां पे 2000 की मिलेगी तो वो तो पटेल बाजार से ही लेगा। उसी तरीके से वही सामान अगर उन्हें इधर बिग बाजार में या फिर ये जो स्मार्ट बाजार आए हैं वहां पर अगर एमआरपी ज्यादा मिल रही है तो वो विशाल मेगा मार्ट में जाएगा या वो लोकल दुकान में जाएगा। आपको क्यों लगता है कि आम आदमी जो है वो केवल स्मार्ट बाजार की वो बड़ी सी बिल्डिंग देखकर या डिस्काउंट देखकर लालच में आ जाएगा और वहां पे ज्यादा पैसे भी खर्चने को तैयार हो जाएगा और लोकल कारोबारी सफर करेंगे? देखो, ऐसा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बात तय है कि ट्रेंड्स के अंदर खाली कपड़े मिलते हैं, वहां मल्टी ब्रांड्स की चीजें नहीं है, ऑल इन द वन इंस्टीट्यूशन नहीं है। दूसरा, रेट की बात है, ये आपको समझना पड़ेगा, हर एक को समझना पड़ेगा, हमारी सरकार को समझना पड़ेगा। अगर मेरे इंटरव्यू अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, उनको इस बात को समझना पड़ेगा। हमने हमेशा जोर दिया है कि जो प्राइसिंग है, जो परचेजिंग प्राइसिंग है वो फिक्स होनी चाहिए। अगर मेरे दुकानदार को मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि सैमसंग का मोबाइल है, मेरे को दुकानदार को 5000 का मिलता है तो रिलायंस को मिलता है 5000 का, तो वो 5500 बेचेगा, मेरा दुकानदार 5500 बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी परचेजिंग प्राइसिंग जो है सेम है तो हमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है, इनकी परचेजिंग पावर जो है ये बहुत बड़ी होती है। इन्होंने खरीदारी करनी है पूरे देश के लिए। इनके रिलायंस के आउटलेट होंगे कम से कम पूरे देश में, नहीं करते 500। इन्होंने सैमसंग का अगर मोबाइल एक पीस नहीं लेना है, इन्होंने कम से कम जो है 15,000 या 20,000 पीस लेना है। ये उस कंपनी वाले से कांटेक्ट करते हैं कि आपने 20,000 मोबाइल देना है, आप किस रेट में देंगे? ये बोलेंगे मैं 3500 में देंगे। उसकी कास्ट हो गई 3500, मेरी कास्ट है 5,000,
मैं तो 5200 बेचूंगा, वो 5000 में बेच देता है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा। हम क्यों चिल्ला रहे हैं? हम खिलाफत खोड़े हैं, बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, इंडस्ट्री लगाए ना। रिलायंस वाले को बोलो आप इंडस्ट्री लगाओ, आपने रोजगार देना ना। आप चाहते हो कि हमारे कंज्यूमर को सुविधा दे, आप हमारे इंडस्ट्री लगाओ। इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे हो, मलाई खाएंगे हो। इंडस्ट्री लगाए ना, इंडस्ट्री रोजगार दे। अरे आप सेवा दे। रिलायंस इतना बड़ा हब है, आप तो देश की सेवा देनी चाहिए। मुझे याद है जब टाटा ग्रुप का किसी ने बहिष्कार किया था, उसने वो प्रोडक्ट ही मार्केट से उठा लिए थे। ये कैसा रिलायंस है? हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये देश के लिए क्या कर रहे हैं बताए ना, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं? कोविड के समय ये छोटे छोटे दुकानदार जो है, जिनकी हैसियत 200 रुपया थी, वो भी हर एक करीबी का घर पालने में लगा हुआ था। हर एक जो है लोग जो है चिंता के विषय में लगे हुए थे, समाज के भले के लिए लगे हुए थे, देश के भले के लिए लगे हुए थे। रिलायंस वालों ने क्या किया है? देखो, सारा सिस्टम जो है समझना पड़ेगा। और माननीय, मैं आपके माध्यम से श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से अपील करूंगा, ये इसके ऊपर जो है पूरा विचार करें। आप हमें बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और पूछें हकीकत क्या है, क्यों हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब कि एक मगरमच्छ जो है छोटी मछलियों को खा जाएगा। जो हमारे छोटे शहर में गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, वो क्या खत्म कर देंगे? ये स्टेशनरी इनके अंदर मिलेगी, आपका दूध पनीर इनके अंदर मिलेगा, ग्रोसरी आइटम मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी इनके अंदर, आपके अंदर बियर और वाइन मिलेगी, और जितने भी मैं कह रहा हूँ कपड़ा मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। तो फिर बाकी वाले कहाँ जाएंगे? लेकिन दीपक जी, फ्री मार्केट में ये चीज तो जरूर देखने को मिलती है कि कहीं भी बड़ा बड़ा चेन कहीं पे आता है तो उससे कंपटीशन जो है वो मार्केट में बढ़ जाता है। आपने बहुत अच्छी बात की सोर्सिंग प्राइस की, कि जो सोर्सिंग प्राइस है वो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। लेकिन उस सोर्सिंग प्राइस में भी समझना चाहूंगी कि रिलायंस से भी बड़ी अगर कोई कंपनी अभी आज के टाइम में देखी जाए तो वो अमेजॉन है, जो ग्लोबल कंपनी है, और ई कॉमर्स में और ज्यादा सुविधाएं जो है वो आम लोगों को दे रही है कि आपको जाकर जो है वो खरीदने के लिए भी कुछ नहीं करना, आप घर बैठे बैठे मोबाइल पे ऑर्डर कर सकते हो, अमेजॉन के जरिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, और हैवी डिस्काउंट्स उस पे भी मिलते हैं, सेल चलती है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, और मार्केट से कई बार कम प्राइस पे भी मिलते हैं। दूर दराज अखनूर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे भी घर बैठे जो है वो सामान डिलीवर हो रहा है। अमेजॉन जिस जमाने में ऑलरेडी जो है वो लोगों के बीच में है, उसके बावजूद भी तो ये छोटी दुकानें चल रही हैं। लोग, हालांकि कई सारे घरों में आटा दाल भी जो है वो अमेजॉन से मंगाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग आम दुकानदारों के पास भी जाते हैं। और उसी तरीके से एक स्पेशल चीज जो छोटा कारोबारी या जम्मू का आम दुकानदार आम लोगों को सेवा देता है, वो है उधार की, कि आपने आज सामान खरीदा, आप एक हफ्ते में भी पेमेंट कर दे। तो कई दुकानदारों के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है और मोहल्ले के दुकानदार वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो वो चीज तो आपको इन बड़े बाजारों में मिलने नहीं वाली। तो आपको नहीं लगता कि ये कुछ यूएसपीज जो हमारे छोटे दुकानदारों की है, जम्मू के छोटे दुकानदारों की है, उसकी वजह से लोग जो है वो आज भी प्रेफर करेंगे कि वो छोटे दुकानदार से अपना सामान खरीदे, खासतौर पर वो लोग जो सैलरी के ऊपर अपने डिपेंडेंट है कि महीने की सैलरी आएगी तो सामान खरीदते हैं। ये तो अपर क्लास डाटा की बात है कि वो बड़े बड़े मॉल्स में जाके या बाजार में जाके या स्टोर्स में जाके वहां से खरीदारी करते हैं। नहीं, आपने ऑनलाइन का जो विषय उठाया है, हमने कभी ऑनलाइन का विरोध नहीं किया। सारे ऑनलाइन नहीं ले सकते, ये तो हमें पता है। कुछ कस्टमर जो है जिनके पास टाइम है वो ऑनलाइन की तरफ जाता है। हमने भी हमेशा ये कहा है कि ऑनलाइन में भी सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमने कभी भी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। हमने ये कहा है कि ऑनलाइन में सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या कारण है? वो अपनी प्राइसिंग जो है कम रखते हैं, और दुकानदार जो है, देखो कितनी बड़ी बात है, आप ऑनलाइन बिजनेस करना, आपने अपने ऐप में डाल दिया, आपने एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। दुकानदार की क्या हालत है? उसमें पहले पॉश एरिया में दुकान लेनी है, फिर उसकी पूरी आपकी फिनिशिंग करेगा, फिर लड़का रखेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, डॉक्यूमेंट सारे पूरे, फिर आपने वो रखेगा, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग में इतना फर्क आ जाता है, प्राइसिंग, फिर मैं वही कह रहा हूँ, प्राइसिंग में फर्क आ जाता है, इसीलिए दुकानदार जो है पिछड़ रहा है। आप प्राइसिंग सेम कर दो, हमें क्या दिक्कत है? आप पूरे वर्ल्ड को ले आओ, प्राइसिंग सेम होनी चाहिए ना, फिर क्या दिक्कत है? मैं आपको ये बताऊं, जब 2011 में वॉलमार्ट खुला था नहर के अंदर,
वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस से अभी भी है। ये बात हुई थी 2 वॉलमार्ट खुलेंगे, एक जम्मू के अंदर, एक कश्मीर के अंदर। जम्मू में खुल गया क्योंकि हम कमज़ोर थे, सीधी बात कहते हैं, हमें शर्म ही नहीं आती। हम व्यापारी कमज़ोर थे तो वॉलमार्ट खुल गया। हमें सरकार ने बताया कि ये वॉलमार्ट खुला है, होलसेल टू होलसेल काम होगा, B2B काम होगा, दुकानदारों को सामान दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो B2C आ गया। उसने सीधे आप जाओ वहाँ एक पैकेट कोई भी दाल लेके आओ। ये जो मैनिपुलेशन है ये गलत है। दूसरा, कश्मीर में विरोध किया तो वहाँ नहीं खुलने हुआ। आप देखो, जम्मू सॉफ्ट टारगेट है इनके लिए। और हमने भी जब पिछली बार ये बोला कि अगर रिलायंस 5 श्रीनगर में खुलते हैं, इधर 10 खोल लो। आज अगर श्रीनगर, आज जम्मू के अंदर रिलायंस खुला, हम कह रहे हैं इनको शिफ्ट कर दो। ठीक है, हम JNK UT है ना, सेम है, कश्मीर भी जम्मू भी एक ही है। ठीक है, यहाँ वॉलमार्ट है, वहाँ रिलायंस हो जाएगा। अब रिलायंस को वहाँ शिफ्ट कर दो। आप देखो कितना, मैं अपने पॉलिटिशियन, जो जम्मू के पॉलिटिशियन हैं, आप देखो वहाँ कुछ पिछले दिनों सेब के व्यापारियों को कुछ परेशानी सी आ गई। सारा कश्मीर के पॉलिटिशियन, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी साहब, शजाल लोन, रास्ता खुलाने में लग गए उनके सेब के। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर से लखनपुर तक रास्ता खाली होना चाहिए, हमारे जम्मू के सब्जी के ट्रक रोक दिए। ये गवर्नमेंट होती है। अगर हम चिल्ला रहे हैं, व्यापारी वर्ग हमेशा शांति का प्रतीक है और हमेशा हम टैक्स जनरेट करने वाले हैं। सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर हम हैं, भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। भारत सरकार को जब हम व्यापारी जो है ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है, व्यापार जो अच्छी ढंग से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बताएं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन आप अन्यथा ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है हमारे जम्मू में लाओगे, ठीक है, अगर आप मेट्रो सिटियों में ये चीज़ें लाते हैं तो हमें समझ आती है, वहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ खरीदारी करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की बात करूँ, वहाँ आबादी काफ़ी है, 5 करोड़ से ऊपर है। यहाँ आबादी मात्र 1.25 करोड़ है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? आगे हमारी स्टेट जो है मिलिटेंसी हिट स्टेट है। जम्मू में पाकिस्तान जो है आए दिन गतिविधियाँ कर रहा है, चाइना का बॉर्डर नज़दीक है, कश्मीर में टारगेट किलिंग है और हम जो है डिस्टर्ब हैं। बेरोजगारी जो है चरम सीमा के ऊपर है, लोग जो है बेरोजगार हैं। आज आके गली मोहल्ले में दुकान खोलेंगे तो वो भी ये बंद करा देंगे, फिर कहाँ जाएंगे हम? फिर तो क्राइम और बढ़ेगा। मुझे डर है कहीं कश्मीर जैसे हालात जम्मू में ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुना कि वेयरहाउस एसोसिएशन का ये कहना है कि मामला सारा है सोर्सिंग प्राइस का, यानी कि जिस प्राइस पर आप बड़े बड़े स्टोर्स को सामान बेचते हैं, अगर उसी प्राइस पर छोटे कारोबारियों को भी सामान मिले तो कंपटीशन की बात बनती है, तो वो भी उसी प्राइस पर सामान बेचेगा जिस प्राइस पर जो है वो बड़े बड़े स्टोर्स बेच रहे हैं। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब बड़े स्टोर्स जो हैं एक ही प्रोडक्ट को सस्ते में ले लेते हैं और वहीं वो प्रोडक्ट जब इन छोटे कारोबारियों को मैन्युफैक्चर से लेना होता है तो उन्हें वो चीजें महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है और छोटे दुकानदारों को सफर करना पड़ता है। दूसरी काफी अहम बात इन्होंने ये कही कि एक तरफ जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सरकार भी ये कह रही है कि सरकारी मुलाजमत सबको नहीं मिल सकती, वहां आम लोगों के पास कुछ ही एवेन्यूज होते हैं कि वो अपनी कोई दुकान चलाएं, अपना कोई ठेला लगाएं, अपना कोई काम करें। वहीं इस तरीके से जब कोई बड़ा स्टोर मार्केट में आ जाता है तो वो छोटा दुकानदार भी परेशान हो जाता है। वो जिसने अभी अभी अपनी नई नई दुकान खोली होती है सोचते हुए कि नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, मैं दुकान करके ही अपना घर चला लूंगा, उसकी दुकान पर भी ताला लगाने की पूरी तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। इनका ये कहना है कि स्टेक होल्डर से बात करके फिर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाएं। इस तरीके से छुपकर जो है वो रात के अंधेरे में इस तरीके के फैसले नहीं लिए जाते जिससे इम्पैक्ट जो है वो जम्मू की इकोनॉमी के ऊपर, जम्मू के ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनके ऊपर जो असर पड़ता है।